वेलकम टू आईएमएस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर क्लास 10th का, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए आज हम अपने कुछ एग्जांपल से इस चैप्टर को बना देंगे बहुत ज्यादा आसान। सबसे पहले आप देखिए मेरे हाथ में क्या है, क्या दिखाई दे रहा है आपको। आप सभी बच्चे जो है इसको अपने डेली रूटीन में यूज करते हो। जब आपके जो मदर है वो आपको खाना पैक करके देते हैं लंच के लिए आपके स्कूल टाइम में, तो आपको जो खाना है, जो चपातीज है, वो इसमें रैप करके दी जाती है। तो इसे कहा जाता है एल्यूमिनियम फॉइल पेपर। ये बना होता है एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम क्या होता है, एक मेटल होता है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास सब्सटेंस है जिसमें से कुछ होते हैं मेटल्स और कुछ होते हैं नॉन मेटल्स। लेकिन हमने किस बेस पर ये कैटेगराइज करना है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, उसी के लिए हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की और साथ साथ में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की भी। लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर को थोड़ा आसान तरीके से बनाने के लिए आपको जाना होगा थोड़ा हिस्ट्री में। और वो हिस्ट्री कौन सी होगी, वो हिस्ट्री होगी क्लास 9th की। क्लास 9th में आपने एक टर्म पढ़ी थी और उस टर्म का नाम था एलिमेंट। चलिए अब सबसे पहले अगर मैं इस टर्म की बात करूं एलिमेंट, तो एलिमेंट के अंदर आपने क्लासिफिकेशन जो किया था दैट वाज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन एलिमेंट भी कहां से क्लासिफाई होकर आया था वो चीज भी आपको जाननी जरूरी है। तो अगर इसमें मैं आपको बताऊं तो आपने सबसे पहले क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था मैटर। याद करिए, सभी को याद आ रहा है क्या था मैटर, और मैटर का किस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किया था वो हम सभी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी मुझे बताओ कि मैटर होता क्या है। अगर आप सभी को 9th क्लास का थोड़ा बहुत भी याद है तो आप सभी मैटर को जो है वो आसानी से डिफाइन कर सकते हो। सोचिए सभी क्या होता है मैटर। याद आ रहा हो आप लोगों को, मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, हैव सम मास, ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजी आपने पढ़ी थी। मैटर की डेफिनेशन जो आप बच्चों ने पढ़ी थी बच्चों, वो थी कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसका कोई मास हो। जैसे कि अगर आपके हाथ में अभी आप लोग पढ़ रहे हो, अगर आपने कोई नोटबुक, कोई भी बुक आपके पास में है, तो वो बुक जो है वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और साथ साथ में उसका एक मास भी होगा, उसका एक वजन भी होगा। तो कोई भी चीज ऐसी जिसका कोई मास ऑक्यूपाई करे या उसका कोई वेट हो, तो उसको हम क्या कहते थे, मैटर कहते थे। और मैटर का जब हम क्लासिफिकेशन करते थे तो उसमें हम पढ़ते थे प्योर मेटल और इम्प्योर मेटल। तो प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। अब प्योर की अगर हम बात करें तो प्योर का हम क्लासिफिकेशन करते थे जिसमें एक आता था आपका एलिमेंट्स और एक आता था आपका कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स, वहीं से आपके पास में एलिमेंट्स आया है, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि चीजें जो है आपस में कनेक्टेड होती है। जब आप बच्चे 9th क्लास पढ़ते हो तो 9th से जब आप 10th में आए तो आप क्या सोचते हो कि 9th का जितना भी कंटेंट था वो अब आप चाहे रिकॉल करो या ना करो, उसका कोई काम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, चीजें आपस में कनेक्टेड है। जो बच्चा 9th के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर चुका होगा या रिकॉल करता होगा, वो 10th के जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से समझ सकता है। लेकिन इसके लिए आपको 9th का भी याद होना जरूरी है। जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अगर एलिमेंट की, तो एलिमेंट की डेफिनेशन आप मुझे बताओ। हालांकि एलिमेंट इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है कि एलिमेंट्स की कोई आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है, लेकिन हमने चीजों को रटना नहीं है, हमने चीजों को समझ के चलना है। तो एलिमेंट की डेफिनेशन आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, जिससे आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को अच्छे से समझ पाओगे। तो इसमें मैं आपको याद करा देता हूं, एलिमेंट्स की जो डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी थी वो ये थी कि जो भी ऐसा मैटर जो एक ही तरह के एटम से मिलके बना हो, जो एक ही तरह के एटम से मिलके बना हो, उसको कहा जाता था एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं हाइड्रोजन का, मैं एग्जांपल दूं ऑक्सीजन का, तो ये क्या है, यहां पे आप ध्यान से देखोगे कि ये एक ही पर्टिकुलर एटम से मिलके बने हैं, ऑक्सीजन से ही। या अगर मैं आपको एल्यूमिनियम का एग्जांपल दूं, सोडियम का एग्जांपल दूं, तो ये जितने भी एग्जांपल आप लेके चलोगे ये सारे के सारे हमारे एक ही तरह के जो एटम्स है उससे मिलके बने हैं। जैसे कि अगर आपने जब चैप्टर 1 आपने पढ़ा तो 1 से लेके 20 तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको याद रखने जो कि इंपॉर्टेंट है। 1 पे हाइड्रोजन आता था और 20 पे आता था कैल्शियम। उसके बीच में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बहुत सारे सब्सटेंस है जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। 1 से 20 तक जो है आपकी केमिस्ट्री में मोस्टली इंक्लूड होते हैं और ये अब सभी को याद होना चाहिए। तो आप देखोगे अगर मैं कैल्शियम की बात कर रहा हूं तो ये कैल्शियम जो एलिमेंट है, ये इसमें सारे एटम कैल्शियम के है, कोई दूसरा इसमें फर्दर एड ऑन नहीं हो रखा। तो ये हमारा किस कैटेगरी में आएगा, एलिमेंट्स की कैटेगरी में ही आएगा। तो एलिमेंट्स अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो उसी के बाद फिर हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं किसका, एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, और साथ साथ एक तीसरी चीज इसमें और भी होती थी अगर आप लोगों को याद होगा, दैट इज मेटलॉइड्स।
हालांकि मेटालॉइड्स हम इस चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा इस चैप्टर के अंदर वो इंक्लूड नहीं है। हम पढ़ने वाले हैं बस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन आप सभी को यह जानना जरूरी है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है वो किसका फर्दर क्लासिफिकेशन करके बना था। और मेटल्स आप अपने डेली बेसिस पे बहुत सारी चीजों में यूज करते हो, नॉन मेटल्स भी इवन, और आपको ये पता होना चाहिए कि क्या मेटल्स है और क्या नॉन मेटल्स है। उसी के बिहाफ पर आपको इसी की कुछ प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए, जैसे आप ये क्लासिफाई कर पाओ कि हाँ ये फर्दर जो एलिमेंट्स है ये मेटल की कैटेगरी में आएगा और ये नॉन मेटल की। तो उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आपने एक एग्जांपल देखा जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही दिया था, दैट वाज द एल्यूमिनियम फॉइल पेपर। अब एल्यूमिनियम फॉइल पेपर आपने देखा होगा, एल्यूमिनियम के वायर भी बनाए जाते हैं, वो हम चपातीस को रैप करने के लिए भी यूज करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मेटल है क्योंकि कंडक्टिविटी बहुत आसानी से ये कर सकता है। और वैसे तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बहुत सारी चीजें यूज होती है, लेकिन जो एक मेन प्रॉपर्टी यूज है वो ये होती है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो करंट पास करा दे या हीट पास करा दे, ज्यादातर हम उसको किसकी कैटेगरी में मानते हैं, मेटल्स की। जबकि जो नॉन मेटल्स है वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट आसानी से पास नहीं करा सकते, वो नॉन मेटल्स आते हैं। हालांकि एक्सेप्शन हर जगह है, इस चैप्टर के अंदर भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे और बोर्ड में भी उन एक्सेप्शन से जो है एमसीक्यू एंड वन मार्कर क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, अब सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करूं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ये बात तो हमने पढ़ लिया कि एलिमेंट जो है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टी, और कौन सी प्रॉपर्टी वो हम पढ़ने वाले हैं। एग्जांपल सम ऑफ द मेटल्स आर, सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं जिससे कि अगर आप मेटल्स को अगर सुनोगे तो हाँ आपको पता होगा कि ये हम अपने डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता था कि ये मेटल था या फिर क्या आपको पता था कि ये नॉन मेटल था? तो वही चीज हम पढ़ेंगे। जैसे कि आयरन है, आयरन तो आप सभी ने देखा है, आपके घरों की रेलिंग या किसी भी कंस्ट्रक्शन में आयरन बहुत ज्यादा यूज होता है। एल्यूमिनियम सभी के घरों में पाया जाता है। सिल्वर, कॉपर, सिल्वर भी आपने देखी होगी, चांदी जिसके रेट हालांकि आजकल बहुत ज्यादा महंगे हो रहे हैं। और कॉपर जो कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में बहुत ज्यादा यूज होता है, गुड कंडक्टर ये इलेक्ट्रिसिटी का माना जाता है। और बेस्ट कंडक्टर जो हीट है वो सिल्वर और कॉपर भी होते हैं, ये हमने भी पहली वीडियो में पढ़ा था। एग्जाम्पल्स ऑफ द सम नॉन मेटल्स, अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो हाइड्रोजन सभी ने सुना होगा, नाइट्रोजन गैस जो आपने सभी ने सुना है एटमॉस्फेयर में भी पाई जाती है, सिल्वर और ऑक्सीजन, ये सब यहाँ पे, ये सिल्वर जो है इसको कट कर दो, सिल्वर जो है वो मेटल होता है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी आपका किस में आता है, नॉन मेटल। अब देखो ऑक्सीजन जो आप डेली बेसिस पे आप इनटेक करते हो, इनहेल करते हो ऑक्सीजन, वो भी किसकी कैटेगरी में आता है, नॉन मेटल की। तो किस बिहाफ पर हम ये कैटेगराइजेशन करते हैं कि हाँ भाई ये मेटल होगा या नॉन मेटल होगा, वो हम आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कोई ऐसी चीज नहीं है जो डेली रूटीन में आप यूज नहीं कर रहे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हर किसी ने देखे भी है, उनको यूज भी किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो किसी भी एलिमेंट को मैटर बना देती है, या ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी कोई भी सब्सटेंस होल्ड करके चलेगा जिसके बिहाफ पर हम ये कहेंगे कि ये नॉन मेटल है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो आप बच्चों ने पहले भी पढ़ी है, और आज हम इन्हीं के बिहाफ पर फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे कि हाँ भाई ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी उनको कहा जाता है जो फिजिकल अपीयरेंस से हम पता लगाते हैं। अब फिजिकल अपीयरेंस क्या हो सकता है, या तो वो चीज सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो ये हम पढ़ेंगे इसमें कि जो मेटल्स है वो किस स्टेट में पाए जाता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, या जो नॉन मेटल्स है वो किस स्टेट में पाए जा रहे हैं। लस्टर की हम बात करेंगे, शाइनिंग, कि उनका जो सरफेस ऊपर से देखने में मिल रहा है वो शाइनिंग कर रहा है, तो वो मेटल होगा या नॉन मेटल होगा। हार्डनेस, वो कितने ज्यादा रिजिड है इस बिहाफ पर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिनके बिहाफ पर हम ये क्लासिफाई करेंगे कि फर्दर द सब्सटेंस जो हमें दिया गया उसे हम मेटल कहेंगे या नॉन मेटल कहेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज भी फिर हम आगे पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, सबसे पहले एक बात ले लेते हैं, जनरल से वर्ड है लस्टर। लस्टर क्या होता है, लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग। अगर आपने देखा होगा, अगर मैं शाइनिंग की बात करूं तो मेटल्स के लिए यह कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मेटल्स हैं उनमें लस्टर होती है, यानी कि उनका जो सरफेस है वो शाइनिंग सरफेस होता है। अब शाइनिंग सरफेस कैसे, जैसे अब आप मेरे हाथ में एक कढ़ाई देखो, अब गोल्ड तो सभी ने सुना होगा जिसके भाव आजकल आसमान छू रहे हैं। अब वो जो गोल्ड है वो मेटल की कैटेगरी में आता है, और मेटल की कैटेगरी में कैसे आता है वो भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, जो बहुत कॉमन सी प्रॉपर्टीज है आपने पढ़ी है वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी जब हम लस्टर की बात करें तो उसी के बिहाफ पर हम कैटेगराइजेशन करते हैं। तो लस्टर की अगर हम बात करें, चमक की या शाइनिंग सरफेस की, तो गोल्ड से ज्यादा तो वो किस में ही होगा। तो अभी आप देख रहे हो कि जो मेरे हाथ में ये गोल्ड है, इसका जो शाइनिंग सरफेस है आप सभी को कैसा दिखाई दे रहा है,
ये सभी को शाइनिंग सरफेस, जो इसका सरफेस है वो हमेशा शाइन करता ही रहेगा। तो इट मीन्स कि जो मेटल्स है उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि उनका शाइनिंग सरफेस होता है। उन्हें आप कभी भी, हालांकि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन में क्या होता है, जंग लग जाता है, तो धीरे धीरे उसका जो सरफेस है वो डल पड़ जाता है। तो उस टाइम पे आप बच्चे ये नहीं कहोगे सर इसका सरफेस तो डल है, ये शाइन नहीं कर रहा, तो ये मेटल नहीं है। हम बात करते हैं फ्रेश सरफेस की, यानी कि अगर उसके ऊपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक ऑक्साइड की लेयर बन भी गई जिससे उसका शाइनिंग सरफेस छिप गया है, तो कोई सैंड पेपर से या कोई रफ पेपर से जब आप उसको रब करोगे तो वो ऑक्साइड की लेयर हटेगी, तो फाइनली उसका जो सरफेस हमें ओरिजिनल सरफेस दिखाई देगा वो शाइन करता हुआ दिखाई देगा। तो जो उनका ओरिजिनल सरफेस होता है मेटल्स का वो शाइनिंग होता है, जबकि नॉन मेटल्स का जो सरफेस होता है वो शाइनिंग नहीं होता। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, दैट इज आयोडीन। आयोडीन ऐसा क्या है जो आपका नॉन मेटल है, यानी कि वो सरफेस जो ज्यादातर नॉन मेटल्स है उनका सरफेस शाइनिंग नहीं होता, लेकिन आयोडीन का शाइन करता है। और इसलिए बोर्ड एग्जाम में 1 मार्कर में यहां से क्वेश्चन बन भी जाते हैं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर फिर अगर मान लो आयरन है, आयरन ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन से और उसका सरफेस डल पड़ गया, तो ऐसे गोल्ड वगैरह या चांदी का क्यों नहीं पड़ता? तो वो भी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपने 9th क्लास में एक पढ़ा होगा आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में आपने क्या पढ़ा था कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपनी आखिरी वाली सेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके स्टेबल हो जाते हैं। और प्लस कुछ मेटल्स की आपने रिएक्टिविटी भी पढ़ी होगी, हालांकि इस चैप्टर के अंदर भी आप रिएक्टिविटी हम पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी के अंदर हम पढ़ते हैं कि कौन मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल ऐसा है जो बहुत कम रिएक्टिव है। जब उस रिएक्टिविटी सीरीज को हम पढ़ेंगे तो तब इस टॉपिक को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि गोल्ड की जो शाइनिंग है वो क्यों बनी रहती है, बाकी मेटल्स की नहीं बनी रहती, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको यह बता दूं कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो गोल्ड है वो सबसे नीचे आता है, और इसको सबसे नीचे रखने का रीजन ये है कि गोल्ड जो है वो आसानी से किसी से रिएक्ट नहीं करता। इट मींस वो ऑक्सीजन से, पानी से, हवा से, किसी से भी रिएक्ट नहीं करता। किसी से भी रिएक्ट ना करने के कारण जब उसके सरफेस पर कोई ऑक्साइड लेयर या सच किसी से रिएक्ट वो करेगा ही नहीं, तो कोई अननेसेसरली लेयर बनेगी भी नहीं, और उसका जो सरफेस है वो हमेशा शाइन करता रहेगा। दैट्स वाई ये भी एक रीजन है कि ज्वेलरी को बनाने में ज्यादातर गोल्ड का या चांदी को ही प्रीफर किया जाता है, क्योंकि उनकी शाइनिंग जो है वो एज इट इज बनी रहती है। हालांकि बाकी के प्रॉपर्टीज भी है, मेलिबिलिटी, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हार्डनेस की। हार्डनेस की अगर हम बात करें, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो कितना ज्यादा रिजिड है, यानी कि सॉलिड कितना ज्यादा है, उसमें हम बात करेंगे। दे आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट द सोडियम पोटेशियम। अब हार्ड का मतलब हमारा यहां पर ये होगा कि उनके पार्टिकल्स आपस में कितने ज्यादा टाइटली कनेक्टेड है, ये मतलब होता है हमारा हार्डनेस से। तो ज्यादातर जो मेटल्स है वो हार्ड है। कैसे? जैसे लोहे की चीजें तो सभी ने देखी है। अगर आप कोई लोहे का टुकड़ा लोगे और उसको चाकू से कट करने की कोशिश करोगे तो वो आसानी से कटेगा नहीं। उसके पीछे का रीजन क्या रहेगा? क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड है। अब वो अगर हार्ड है तो वो नहीं कट रहा, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक्सेप्शन हर जगह है, और मेनली आपको जो ध्यान देना है वो एक्सेप्शन पे ही देना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो एमसीक्यू बनेंगे वो इस पोर्शन के अंदर से एक्सेप्शन से ही बनते हैं। चाहे आप इस साल का पेपर भी उठा के देख लेना, जो मार्च में आया था वहां पे भी क्वेश्चन पूछा गया था नॉन मेटल से। वो है, जब हम उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें हम बात करेंगे कि जो ज्यादातर मेटल्स है वो हार्ड होता है, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम ये ऐसे हैं, और लिथियम जो कि सॉफ्ट पाए जाते हैं। सॉफ्ट से मतलब कि अगर आप उनको चाकू लोगे और चाकू से काटने की कोशिश करोगे तो बहुत आसानी से वो कट जाएंगे। वो इतना इजीली, जैसे आप कभी पनीर को काटते हो, पनीर तो सभी का फेवरेट है ना, तो जैसे आप पनीर को काटते हो चाकू से और कितना सॉफ्टली वो कट जाता है, इसी तरीके से वो भी आसानी से कट जाते हैं। जबकि जनरली जो नॉन मेटल्स है दे आर हार्ड, दे आर सॉफ्ट, वो सॉफ्ट होता है। लेकिन डायमंड यहाँ पे एक्सेप्शन है। अब डायमंड की अगर बात करी तो सबके कान तो खड़े हुए होंगे। अब डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड जो है बच्चों वो एक नॉन मेटल है, क्योंकि वो प्योरली कार्बन का बना होता है। अब कार्बन को नॉन मेटल क्यों कहा गया है? तो उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, जो कि 6 होता है। 6 को अगर आप कैटेगराइज करोगे तो ये जाएगा 2 और 4 में। 2 और 4 में अब यहाँ पे ये क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे। तो 2 और 4 पे शेयरिंग करता है ये, और फाइनली ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल होने के बावजूद भी जो ज्यादातर प्रॉपर्टीज होती है नॉन मेटल्स की कि वो सॉफ्ट पाए जाएंगे, लेकिन ये किस स्टेट में पाया जाता है? हार्ड स्टेट में। कौन सा एक्सेप्शनल? इसका डायमंड। डायमंड वर्ल्ड का नेचर में पाया जाने वाला, यानी कि जो नेचुरल फोर्सेस की वजह से सब्सटेंस बने हैं, उन सब्सटेंस में जो डायमंड है वो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट है, विच इज फॉर्म ऑफ कार्बन, जो कि कार्बन की एक एलोट्रोप है, एक फॉर्म है, एंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ, अर्थ पे पाया जाने वाला। अब हार्डेस्ट में नेचुरली हार्डेस्ट, यानी कि ऐसा नहीं क्योंकि मैनमेड कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायमंड से भी ज्यादा हार्ड है, लेकिन नेचर की वजह से बनने वाली चीजों में सबसे ज्यादा हार्ड जो है वो डायमंड है।
अब इसके बाद बात करते हैं स्टेट की, कि सॉलिड, लिक्विड या गैस किस स्टेट में जो है मेटल्स पाए जाते हैं। एग्जिस्ट एज द सॉलिड एक्सेप्ट द मरकरी। मरकरी आपने देखा होगा, जैसे थर्मामीटर होता है, क्लिनिक थर्मामीटर, डॉक्टर के पास आप जाते हो ना जब आपको बुखार हो जाता है, तो उसमें जो पीछे आप एक लिक्विड देखते हो जो फ्लो करता है, वो क्या होता है, वो मरकरी होता है, वो एक मेटल है। लेकिन मेटल में हम पढ़ रहे हैं कि ज्यादातर जो मेटल है वो सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे, लेकिन मरकरी एक ऐसा एक्सेप्शनल है जो कि किस स्टेट में पाया जा रहा है, लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा है। और यहां से एमसीक्यू बनता है बोर्ड एग्जाम में। इस वीडियो का आपको फायदा सबसे ज्यादा ये भी होगा कि जो जो कॉन्सेप्ट हम करते चलेंगे, साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कहां से क्वेश्चन बन सकता है, और अब से पहले बने भी हैं। इसके बाद जो हम बात करेंगे यहाँ पे, कि जो ज्यादातर नॉन मेटल्स है वो सॉलिड या गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है एक नॉन मेटल जिसका नाम है ब्रोमाइन। और ब्रोमाइन इस साल जो फैब में एग्जाम आया था बच्चों का बोर्ड का साइंस का, उस साल ये एमसीक्यू में डाला गया था। और ब्रोमाइन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से क्वेश्चन 1 मार्कर में बनता है। तो आपको याद रखना है कि ब्रोमाइन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, जबकि जो ज्यादातर नॉन मेटल्स है वो सॉलिड में या गैस में पाए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं मैलिबिलिटी की। मैलिबिलिटी का मतलब होता है थीन शीट में कन्वर्ट करना, यानी कि जब आप हथौड़े से चोट मारोगे तो वो पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने देखा होगा गोल्ड की ज्वेलरी क्यों बनाई जाती है, क्योंकि आप कितना भी उसको हैमरिंग करते जाओगे वो पतला 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 होता जाएगा, इसलिए बहुत कम वेट में भी उसको एक अच्छा फैलाव आपको देखने को मिलता है। तो ज्वेलरी बनाने में प्रीफर इसलिए भी गोल्ड और चांदी की जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी पाई जाती है मैलिबिलिटी। ये प्रॉपर्टी हर एक मेटल में होती है, लेकिन किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा। जैसे कि अगर आपने देखा होगा टीन शेड की हम बात करें, जैसे किसी के घर पे एक शेल्टर डाला जाता है, टीन का बना दिया जाता है वो, या लोहे का, तो वो भी इसी की वजह से, क्योंकि उसके अंदर भी मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी है। उसको जब भी आप हैमरिंग करते हो तो उसको भी आप पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेटल्स कैन बी बिटन इनटू द थिन शीट, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैलिबिलिटी। और गोल्ड और सिल्वर जो है सबसे ज्यादा मैलिएबल होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो नॉन मैलिएबल होते हैं, उनको आप पतली शीट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। अगर हथौड़े से चोट मारोगे तो वो टूटकर बिखर जाएंगे। डक्टिलिटी की हम बात करें तो सबसे पहले आप समझ लो डक्टिलिटी होता क्या है। डक्टिलिटी का मतलब होता है पतले वायर में कन्वर्ट कर देना। अब पतले वायर में कन्वर्ट कैसे कर देना, जैसे कि अगर आप उसको, आपने देखा होगा आप सभी के घरों में वायरिंग हो रखी है। अब वायरिंग के ऊपर पीवीसी का एक कोटिंग रहता है जिससे कि करंट ना लगे, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, कॉपर होता है या एल्यूमिनियम होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन करते हैं। तो वो किस वजह से पॉसिबल हो पाया, क्या वो ऑलरेडी तार बने हुए थे? नहीं, वो एक मेटल था जिसको हमने डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से पतले वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब पतले वायर में कन्वर्ट करना ये प्रॉपर्टी उनमें पाई जाती है, इसलिए मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में भी यूज होते हैं, क्योंकि एक तो वो करंट आसानी से पास करा सकते हैं, और डक्टाइल होते हैं यानी कि उनको पतले तार में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स, जबकि नॉन मेटल्स जो है वो नॉन डक्टाइल होते हैं, उनसे आप तार नहीं बना सकते। अब मेरा बच्चों से क्वेश्चन है, बताओ मेटल्स में वो कौन सा मेटल्स है जो सबसे ज्यादा डक्टाइल है? सोचो ध्यान से। जैसे अभी ज्यादातर आपने देखा होगा, अब सभी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर क्या होता है कि अगर हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कर भी रहे हैं तो ज्यादातर उसमें क्या हो रहा है कि या तो एल्यूमिनियम यूज हो रहा है या कॉपर यूज हो रहा है, तो इनमें से ही कोई होगा जो बेस्ट कंडक्टर है और वही यूज होता होगा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में। तो सबसे ज्यादा जो डक्टाइल है मैं आपको बताऊं वो होता है गोल्ड। अब ये मत समझना सर गोल्ड हर जगह गोल्ड गोल्ड ही करे जा रहे हैं, ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि गोल्ड ही सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। और आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज्यादा डक्टाइल, इतना कि 1 ग्राम गोल्ड, आप इमेजिन कर सकते हो 1 ग्राम गोल्ड कितना सा होता है। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा तार, यानी कि 2000 मीटर लंबा वायर जो है आप उससे बना सकते हो, केवल कितने से, 1 ग्राम गोल्ड से। इसीलिए आपने देखा होगा जो गोल्ड की चैन वगैरह पहनते हैं तो उस टाइम पे उसकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी तो यूज हो रही है। बहुत कम लाइट वेट में आप देखोगे कि एक लंबी चैन आपको बनी हुई दिखाई दे जाती है, उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डक्टाइल है। ऑक्साइड की बात करें, अब देखो ऑक्साइड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहां से बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं। ऑक्साइड सिंपल सा बस एक वर्ड आपको याद रखना है, जो मेटल्स है जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएंगे तो वो ऑक्साइड होगी बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर का मतलब है वो बेस की तरह रिएक्ट करेगी। अब बेस क्या होता है वो आपने, अगर एसिड बेस जो हमने पहली वीडियो बनाई थी वो आपको जाके देखनी है, तभी आप समझ पाओगे एसिड और बेस क्या है। लेकिन सीधा सीधा 1 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटल ऑक्साइड बताओ बेसिक है या एसिडिक है, तो आपको याद रखना है बेसिक। जबकि जो नॉन मेटल्स है वो कैसी होती है, वो एसिडिक होते हैं, यानी कि वो एसिड की तरह रिएक्ट करती है। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत अच्छे से देखना है, और यहां से डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपके जो बोर्ड एग्जाम आएंगे उसमें इस पर्टिकुलर स्लाइड से 1 मार्कर में आपको एमसीक्यू जरूर देखने को मिलेंगे। तो बच्चे ये सभी आपको बहुत अच्छे से रेडी करने हैं।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें तो अभी ये दो प्रॉपर्टी हमारी और है, दो तीन प्रॉपर्टी। सबसे मेन प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी किसकी? हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। यानी कि मेटल जो है वो हीट और करंट को पास करा सकते हैं, नहीं करा सकते हो? तो सभी बच्चों का आंसर आया होगा यस, वो करा सकते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स। और इसीलिए जहां भी आप देखोगे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पास की जा रही है और उसको पास कराने में हमने जिस भी मेटल का यूज किया या जिस भी एलिमेंट का यूज किया वो मेटल ही होगा, क्योंकि मेटल ही करा सकते हैं। और क्यों, ये भी मैं आपको बता दूं, एक बार ये पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में कि मेटल्स हीट और करंट को पास करा सकते हैं, क्यों? तो उसका रीजन आपको लिखना है कि वो करंट को पास करा सकते हैं मेटल्स बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे? फ्री का मतलब जो मूव कर सकते हैं, यानी कि जो फ्री है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए। तो बस आपको ये दो वर्ड याद रखने हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल्स कंडक्टर्स में आते हैं, अदरवाइज नहीं आएंगे। नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए वो करंट आसानी से पास नहीं करा सकते। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक्सेप्शन है, और यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी सभी ने देखा है, बताओ ग्रेफाइट किसको बोलते हैं? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि सभी बच्चों ने ग्रेफाइट को देखा है, यूज भी किया है। ग्रेफाइट होता है बच्चों, जो आप पेंसिल यूज करते हो ना, पेंसिल डायग्राम बनाने के लिए, उस पेंसिल के अंदर जो सुरमा होता है, यस, ग्रेइश कलर का, वो ही होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट उसी को कहा जाता है जो कि कार्बन की एक फॉर्म है, और वो एक नॉन मेटल है। कार्बन का बना है, क्योंकि अब कार्बन, अब हमने पढ़ा है कि नॉन मेटल्स तो है जो पास नहीं करा सकते करंट को, लेकिन ग्रेफाइट करा देता है, ये एक्सेप्शन आता है। और रीजन वही रहेगा जो मैंने आपको बताया कि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। हालांकि इसको हम कार्बन चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे। चलिए, अब यहां पे अगर मैं आपको बात करूं तो एक दो कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो पूछे गए थे। सिल्वर एंड कॉपर, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा हुआ है कि कंडक्टर तो चलो सारे ही मेटल होते हैं, लेकिन बेस कंडक्टर कौन होता है? तो बेस कंडक्टर ऑफ हीट और करंट की हम बात करें तो सबसे पहले बेस कंडक्टर ऑफ हीट आप जान लो, जो कि होता है सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर एंड कॉपर बेस कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। लेकिन आप देखोगे कि जो ज्यादातर कॉपर हम यूज करते हैं, सिल्वर को नहीं। तो बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर सिल्वर क्यों नहीं, जब सिल्वर है तो कॉपर को क्यों ज्यादा प्रीफर किया जाता है? उसके पीछे रीजन है कॉस्ट। सिल्वर जो है चांदी, वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है, दैट्स वाई हम कॉपर को ज्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन जो सोलर पैनल्स है, सोलर पैनल्स में हमें बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट ही चाहिए होगा, क्योंकि हम उसमें जो सन एनर्जी है उसकी हीट को इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कॉपर से भी बेटर हमें वहां पे सिल्वर मिलता है, तो वहां पे सिल्वर यूज किया जाता है, और उसी की वजह से सोलर पैनल्स महंगे होते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि सारे मेटल जो है बहुत अच्छे कंडक्टर है, कुछ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं, जिसमें आपका लेड और मरकरी आ जाता है। लेड और मरकरी मेटल्स होने के बावजूद भी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, ये हीट आसानी से पास नहीं करा सकते। चलो अब बात करते हैं डेंसिटी की। बताओ डेंसिटी क्या होता है? सबसे पहले तो डेंसिटी समझ लो। डेंसिटी का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था 9th क्लास में। डेंसिटी का फॉर्मूला होता था मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो अब इस फॉर्मूले को समझ के भी कुछ बच्चे नहीं क्लिक पर कर पा रहे होंगे कि अब डेंसिटी क्या। तो डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज, जैसे कि मान के चलो अभी आप एक कमरे में हो, उस कमरे में अगर अभी केवल दो ही लोग हैं, तो हम कहेंगे कि डेंसिटी कम, यानी कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें कम है, उसमें भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं है, तो उसकी डेंसिटी कम कही जाएगी। लेकिन अगर उसी कमरे में 20 लोग और आ जाए, तो हम कहेंगे कि इसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हो गई। तो यानी कि जब किसी एक फिक्स वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो, तो उसको कहा जाता है, यानी कि पार्टिकल्स बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक हो तो उसकी डेंसिटी हाई होती है, और जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर हो उसकी डेंसिटी लो होती है। तो जो ज्यादातर मेटल्स है उनकी डेंसिटी हाई होती है, इसीलिए आप देखोगे कि वो थोड़ी कम जगह, थोड़ा सा भी मेटल जो है हैवी वेट का होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी हाई होने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें ज्यादा नजदीक है, और ज्यादा नजदीक होने की वजह से उसकी डेंसिटी हाई कहलाती है। तो लिखा हुआ है कि जनरली द मेटल्स हैव द हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है वो टेम्परेचर जिसपे वो पिघलना स्टार्ट कर दे, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है वो टेम्परेचर जिसपे वो बॉइल करना स्टार्ट कर दे। तो जो ज्यादातर हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और इनकी जो डेंसिटी है वो कम होती है, हैविंग द लो डेंसिटी। जबकि नॉन मेटल्स की आप बात करोगे तो इनकी डेंसिटी लो होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। लास्ट है सोनोरस। सोनोरस का मैं बताऊं तो ये आप बच्चों को इंटरेस्टिंग लगेगा। अब आप सबको एक आवाज तो पसंद है सभी को जब आप स्कूल जाते हो, और वो आवाज क्या है? वो आवाज है आपके स्कूल में जब बेल होती है। बेल कौन सी? लंच की बेल।
जब आपके 3-4 पीरियड लगातार चलते हैं और जब बेल होती है लंच की, जिसमें आप लोग मस्ती करते हो, दोस्तों के साथ बैठ के लंच करते हो, वो बेल सभी को पसंद है, वो आवाज। लेकिन आपको पता है कि वो आवाज भी किसकी वजह से प्रोड्यूस हो पा रही है? यस बच्चों, वो आवाज भी प्रोड्यूस हो पा रही है मेटल्स की वजह से। मेटल्स, क्योंकि मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उनको किसी चीज से हिट करोगे तो वो एक यूनिक साउंड प्रोड्यूस करेंगे, और इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है सोनोरिटी, और ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है सोनरस। तो मेटल्स जो है वो एक यूनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उनसे कोई चीज टकराएगी, तो दैट्स वाई जो ज्यादातर ये बेल बजाई जाती है, इलेक्ट्रिक बेल हो या आपकी किसी एक मैनुअली हम उसको हीट करें, लेकिन वो लोहे का या किसी मेटल का ही बना होता है वो सरफेस, दैट्स वाई वो एक यूनिक साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। जबकि जो नॉन मेटल्स है वो यूनिक साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा हाई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, दैट्स वाई नॉन मेटल्स को कभी भी आप देखोगे ये स्कूल बेल वगैरह जो लगती है उसमें यूज नहीं किया जाता। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से जो डेली रूटीन में कुछ एप्लीकेशन है जो आप डेली बेसिस पे देख रहे हो, आपके साथ हो रही है, उसमें से वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है इस चैप्टर में से, क्योंकि डेफिनेटली कुछ चीजें मेटल्स की बनी है और कुछ चीजें नॉन मेटल्स की। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है कि जब आप उन चीजों को यूज कर रहे हो या देख रहे हो तो वो एक्चुअली बनी किस चीज की और किस बेस पर आप उनको ये क्लासिफाई करते हो कि भाई ये मेटल होगा या ये नॉन मेटल होगा। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज की भी बात करेंगे। तो ये चैप्टर, ये जो कॉन्सेप्ट आज आपको बताया गया है सारा आपको समझ के आना है, ताकि जो अगले वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप आसानी से समझ सको। जुड़े रहिए IMS अकेडमी से। थैंक यू एवरीवन।